गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे। बायो का टॉपिक है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सजीव जगत की विविधता। ये सेकंड चैप्टर है। इसमें हम लोगों को पढ़ना है सबसे पहले तो विविधता या जैव विविधता क्या है। बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। देखिए, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है कि विभिन्न प्रकार के जीवों की बहुत सारी किस्में हैं। जीवों की क्या है, बहुत सारी किस्में हैं। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम WG रोजन ने 1985 में किया था। WG रोजन ने 1985 में किया था। जैव विविधता का मतलब होता है कि जंतुओं और पौधों, ये परिभाषा जो दी गई है ये UNEP का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम 1992 के अनुसार जैव विविधता जीवों की विभिन्न किस्मों, विभिन्नताओं, जीवों की विभिन्न किस्मों एवं विभिन्नताओं का क्या है, एक समूह है। क्योंकि जो जीव हैं इनकी चाहे जंतु हों चाहे पौधे हों, इनकी बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। बहुत सारी किस्में पाई जाती हैं। तो इनकी विभिन्न किस्में जंतुओं, पौधों और सूक्ष्म जीव, उसमें भी आती हैं। क्या? सूक्ष्म जीव। इनकी विभिन्न जातियाँ, विभिन्न किस्में, विभिन्नताएं आदि का सम्मिलित रूप ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है ना? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। विविधता का मतलब है विभिन्न प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, चाहे वो जंतु हों, चाहे वो पौधे हों या सूक्ष्म जीव हों, इनकी विभिन्न किस्मों, इनकी विभिन्नताओं का सम्मिलित रूप ही जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता कहलाता है। अब आगे इस चैप्टर में 2-3 चीज़ें और पढ़नी है। सबसे पहले तो भाई जीव क्या है, सजीव जगत की विविधता का मतलब जीव, व्हाट इज लिविंग बीइंग, जीव। लिविंग बीइंग्स किसे कहेंगे? लिविंग बीइंग्स क्या है? वास्तव में जो जीव है यह सजीवों और जीव द्रव्य का, सजीवों एवं जीव द्रव्य का एक जटिल एवं व्यवस्थित संगठन है। सजीवों और जीव द्रव्य का, दूसरे सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जैव दशा या जीव जो है यह एक जटिल संगठित पदार्थ जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। इसमें निरंतर ऊर्जा की क्षतपूर्ति, निरंतर ऊर्जा की क्षतपूर्ति का क्या है, एक व्यवस्था है। निरंतर क्षतपूर्ति की एक व्यवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं, जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य क्या है? जीव द्रव्य जो जीवधारियों के अंदर, वास्तव में जीव द्रव्य हक्सले के अनुसार जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। फिजिकल, दिस इज द प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। जीव द्रव्य जीवन का क्या है, एक भौतिक आधार। इसका क्या मतलब हुआ? सामान्य शब्दों में समझिए कि बिना जीव द्रव्य के कोई
जिंदा नहीं रह सकता। अर्थात जीव द्रव्य में वे सारे अवयव उपस्थित होते हैं जो सम्मिलित रूप से जीवन उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया जीव। अब व्हाट इज लाइफ? दूसरा प्रश्न ये है कि जीवन क्या है। दूसरा प्रश्न क्या है? जीवन। जीवन, व्हाट इज लाइफ? हाउ विल यू डिफाइन द लाइफ? जीवन को आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, जीवन वास्तव में जीवन को एक सीधे साधे कोई परिभाषा दे पाना मुश्किल है। जीवन क्या है? जैसे प्यार, घृणा, सुशीलता, सज्जनता, ये क्या है? ये अमूर्त है, ये भाववाची है, एब्स्ट्रैक्टिव है। ये क्या है? भाववाची है, ये एब्स्ट्रैक्टिव है। ठीक उसी प्रकार से जीवन भी क्या है? यह भाववाची है, अमूर्त है। सरल शब्दों में ये कह सकते हैं कि जीव द्रव्य की जैव दशा, जीव द्रव्य की जैव दशा ही क्या है? जीवन है। जीव द्रव्य की, इसका मतलब ये हुआ कि जब तक जीव द्रव्य जीवित है, जब तक जीव द्रव्य जीवित है, तब तक ही कोई जीव क्या रहता है? उसका जीवन होता है। ठीक है ना, उसका जीवन। अगर जीव द्रव्य मृत हो गया तो उसमें सजीवों की सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। उसमें सजीवों की सारी क्रियाएं क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। इसीलिए सिंपल और सरल भाषा में हम जीवन की परिभाषा दे सकते हैं कि जीव द्रव्य की जैव दशा ही क्या है? जीवन है। ठीक है ना? तो बेटा यहाँ पर ये भी समाप्त हुआ। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है? जीवन के लक्षण, अर्थात जीवधारियों को निर्जीव से कैसे आप अलग करेंगे? जीवधारियों के लक्षण, जीवधारियों के लक्षण इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ। क्या लिविंग बीइंग आप कह सकते हैं? लिविंग बीइंग्स, जीवधारियों के लक्षण, अर्थात ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसके आधार पर हम सजीवों को निर्जीव से पृथक कर सकते हैं? देखिए, पहला जो लक्षण है, पहला लक्षण है निश्चित आकृतियों आकार। क्या है? निश्चित आकृति एवं आकार, डेफिनेट शेप एंड साइज, डेफिनेट शेप एंड साइज, निश्चित आकृतियों आकार। देखिए, जितने भी जीवधारी होते हैं, चाहे जंतु हो चाहे पौधे, इट में भी प्लांट्स आर, इट में भी एनिमल, इनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, निश्चित आकृतियों में आकार होता है। उसी के आधार पर हम उनको पहचान लेते हैं। जैसे घोड़े का एक निश्चित आकृतियों में आकार है, घोड़े को हम हाथी नहीं कहते, हाथी का अपना एक निश्चित आकृतियों में आकार है। आम के पौधे को उसके निश्चित आकृतियों में आकार से हम पहचानते हैं। इसी प्रकार गुलाब के पौधे को भी हम एक निश्चित आकृतियों में आकार से ही पहचानते हैं। इसका मतलब जितने भी, चाहे जंतु हो चाहे पौधे हो, इनका एक निश्चित आकृति एवं आकार होता है, लेकिन निर्जीवों का कोई भी निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता। निर्जीवों का कोई भी निश्चित आकृति एवं आकार नहीं होता। उनको जिस आकार में ढाल दिया जाएगा वैसे वो ढाल जाते हैं। ठीक है ना? नंबर 1 पहला अंतर। नंबर 2 रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, संगठन
केमिकल कंपोजिशन, जितने भी जीव हैं उनका एक निश्चित, चाहे जंतु हो चाहे पौधे। जब मैं सजीवों की चर्चा करता हूँ तो सजीवों में जंतु और पौधे दोनों आते हैं, सजीवों में जंतु और पौधे दोनों आते हैं। तो सजीवों का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। जैसे अभी हमने बताया कि जो सजीव होते हैं उनमें जीव द्रव्य पाया जाता है। जो क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य का एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। जीव द्रव्य का क्या होता है? एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है। उसमें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जल, लवण, खनिज लवण ये सब पाए जाते हैं। लेकिन निर्जीवों का कोई एक निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता, कोई निश्चित रासायनिक संगठन नहीं होता। ठीक है ना? तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है ये है कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर, इसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सेलुलर स्ट्रक्चर या कोशिकीय संरचना। जितने भी जीवधारी होते हैं, सभी सजीव और लिविंग बीइंग्स, सभी जीवधारियों का शरीर एक या अनेक छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बना होता है। एक या अनेक छोटी छोटी इकाइयों के मिलने से बना होता है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका। सेल इंग्लिश में कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। अर्थात कोशिका सभी जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्य की और संरचना की सबसे छोटी इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई का मतलब ये हुआ दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, ये तीन बातें हमने आपको बताया। जितने भी निर्जीव होते हैं, निर्जीवों का कोई कोशिकीय संरचना नहीं होती, उनकी कोई कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है। उनका निर्माण विभिन्न प्रकार के कणों से होता है। चौथा है उपापचय। उपापचय इंग्लिश में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखिए उपापचय क्या है? सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। सजीवों के शरीर में होने वाली समस्त जैविक क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। अब देखिए उपापचय दो प्रकार का होता है। उपापचय क्या होता है? ये भी दो प्रकार का होता है। एक है उपचय। उपचय इंग्लिश में कहते हैं एनाबोलिज्म। क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। दूसरा क्या होता है? अपचय। इसको कहते हैं कैटाबोलिज्म। क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। अब उपचय क्या है? उपचय किसे कहते हैं भाई? ये शरीर की संरचनात्मक क्रियाएं। ये क्या है? दीज आर द कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स। ये क्या है? जीवधारियों की संरचनात्मक क्रियाएं हैं। इसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। और दूसरा क्या होता है? इससे जीवधारियों का जो शुष्क भार है, ड्राई वेट, वो बढ़ता है। जैसे पोषण, न्यूट्रिशन। क्या? पोषण। दूसरा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। क्या है? प्रकाश
संश्लेषण, संश्लेषण, ठीक है ना, पोषण और प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें क्या होता है जरा देखें। इसमें एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि आपको बहुत बचपन से ही 6-7 से ही आपको पढ़ रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण कम से कम आप जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण में देखिए क्या होता है, 6CO2 + 12 H2O in presence of light and क्लोरोफिल। लाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6H2O और +6O2। देखिए सरल अणु क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा क्या है जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल की उपस्थिति में प्रकाश और पनहरी की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल सरल अणु है। इनसे क्या निर्माण करते हैं, ग्लूकोज, ग्लूकोज, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल से प्रकाश और पनहरी की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ जल बन जाता है और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर यूनिट होता है, ठीक है ना। ये क्या है, सरल अणुओं से जटिल अणु का निर्माण। सरल अणु से क्या हुआ, जटिल अणु का निर्माण हुआ और जो ऑक्सीजन निकल जाती है इससे। तो यहाँ पर ये क्या है, उपचय क्रिया है, सरल से जटिल अणु का निर्माण होता है, ठीक है। अब दूसरा जरा देखें, दूसरा है अपचय। अपचय, अपचय उपचय का जस्ट विपरीत होता है। क्या बोलते हैं, यहाँ पर जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस, वो सरल अणुओं में टूट जाते हैं। कैसे, देखिए इसका उदाहरण है श्वसन। इसका उदाहरण क्या है, श्वसन या रेस्पिरेशन, श्वसन या रेस्पिरेशन। अब इसमें जरा देखिए, इसी का उल्टा हो जाता है, C6H12O6 + 6O2, है ना। यहाँ पर श्वसन एंजाइम्स होते हैं, एक इसमें से टूट जाता है 6CO2 + 6H2O + 38 ATP एनर्जी, है ना। ये ग्लूकोज का एक अणु है, ये क्या है, ग्लूकोज का एक अणु है। ग्लूकोज का अणु किसमें टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जटिल अणु है, टूट किसमें रहा है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन से क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, जल में टूटता है और 38 ATP एनर्जी जो है वो क्या हो जाती है, ये लिबरेट हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर चली जाती है, हमारे ही नहीं, सारे जीवधारियों के शरीर। जल जितना शरीर में जरूरत है उतना रहता है, ये भी बाहर जाता है। और ये जो ऊर्जा उत्पन्न होती है इसका उपयोग हम लोग अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं। इसका उपयोग हम अपनी विभिन्न जैविक क्रियाओं में कर लेते हैं। तो ये भी खर्च हो जाती है, ये शरीर से बाहर चली जाती है, जितना जरूरत है ये हमारे शरीर रहता है, तो ये भी पसीने के रूप में, यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर काट दिया जाता है। और इससे जीवधारियों के शरीर का शुष्क भार क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है। जीवधारियों के शरीर का जो शुष्क भार है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो उपचय और अपचय ये दोनों क्रियाएं जीवधारियों में होती हैं। इन्हीं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, उपापचय कहते हैं। तो उपापचय की क्रिया समस्त जैविक क्रियाओं में ये लगातार चलती रहती है, लगातार चलती रहती है। तो ये आपकी चौथी बात हो गई, चौथा पॉइंट हुआ जिससे हम जीवधारियों को निर्जीवों से पृथक कर सकते